हालाँकि ये कहावत बड़ी मशहूर है गाँवों में कि भई ग्राम प्रधान जो है भई वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। ठसक रहती थी, हनक रहती थी प्रधान की भी। तमाम लोग काम करवाने आते थे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता था कि प्रधान जी मेरा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। अब 38 साल बाद अब वहीं से कैबिनेट मंत्री हो गए हैं भरत सिंह चौधरी। तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अगर जब पहला दिन जब याद करते हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो पहला दिन है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज कहाँ पे नज़र आया आपको? लगातार 5 हार, इतने में तो आदमी बोरिया बिस्तर बाँध के चले जाता है। 5 विधानसभाओं में किस्मत आज़माई आपने, 5 बार चुनाव लड़े, देखिए, लेकिन पाँचों बार हार गए। तो ऐसा क्या था भरत सिंह चौधरी के अंदर कि वो छठे चुनाव के लिए फिर खड़े हुए? पुष्कर सिंह धामी, बहुत ही कामयाब नरेंद्र मोदी, युग पुरुष, रुद्रप्रयाग, मुझे गर्व है। केदारनाथ, बाबा केदार सबके पालक हैं। पलायन, रुकना चाहिए, बेरोजगारी, हटनी चाहिए। विपक्ष, विपक्ष को रचनात्मक होना चाहिए। गणेश गोदियाल, एक अच्छा व्यक्ति गलत स्थान पर, गलत पार्टी में, हरक सिंह रावत। अप्रासंगिक। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनिए सरकार। मेरे सामने भरत सिंह चौधरी जी बैठे हैं। आज की तारीख में पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि ये पहचान बनाने के लिए इनको बड़ा एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। ग्राम प्रधान से लेकर उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। 88 में ग्राम प्रधान थे और 93 में पहला चुनाव लड़ा विधानसभा में। लगातार 5 हारों का सिलसिला, लेकिन मजाल के टूटे हों, जब जब गिरे फिर तब तब और मजबूती से खड़े हुए। भाजपा ने विश्वास जताया, हालांकि रहे एनसीपी में भी, कांग्रेस में भी, अब भाजपा में है। भाजपा ने टिकट दिया और लगातार 2 बार से विधायक हैं रुद्रप्रयाग से। अब 2026 में भाजपा ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है, खादी ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी इनके पास है और एमएसएमई की जिम्मेदारी भी इनके पास है। लेकिन एक जिम्मेदारी और है और चुनौती और है, रुद्रप्रयाग की जमीन को बचाए रखने की, जीत की हैट्रिक पूरी करने की। तो सीधा इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या विजन है मंत्री पद को लेकर, क्या इनके सामने क्या टास्क आ रहे हैं और क्या जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, या भरत सिंह चौधरी जो एक विधायक थे और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी में क्या फर्क आया है। भरत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुनिए सरकार। सुनिए सरकार। ठीक है, सरकार ही हमारे सामने बैठी है तो सरकार से ही सुन लेते हैं। एक विधायक, कैबिनेट विधायक भरत सिंह चौधरी और एक मंत्री भरत सिंह चौधरी में क्या फर्क आया है? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझ में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन देखने वालों में हो सकता है कुछ फर्क आया हो। जिम्मेदारियों को लेकर अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से बड़ा फर्क आया था। पहले जहां सिर्फ एक विधानसभा की जिम्मेदारी होती थी, आज पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है और 2 जिलों का मेरे पास प्रभार भी है। और दोनों ज़िले जो हैं हमारे, एक ज़िला माननीय मुख्यमंत्री जी का है और एक ज़िला माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का है। तो उसको लेकर के भी एक अतिरिक्त दबाव तो रहता ही है। रुद्रप्रयाग से माधवर सिंह कंडारी पहले विधायक रहे, ये कैबिनेट मंत्री भी रहे, कई चुनाव जीते उन्होंने। ऐसे में लंबे समय से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि रुद्रप्रयाग से कैबिनेट नहीं मिल रहा था मंत्री, ये आपको मिला है। अब जनता के बीच में जब जाते हैं तो उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि रुद्रप्रयाग को हमेशा आदत रही है
मंत्री की, चाहे मातवर सिंह कंडारी के रूप में हो, चाहे हरक सिंह रावत जी के रूप में हो, उससे पहले भी मेरे विधानसभा का जो एक बड़ा हिस्सा है उसका प्रतिनिधित्व माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी कर चुके हैं, डॉक्टर शिवानंद औटियाल जी कर चुके हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों को लगभग आदत सी हो गई थी मंत्री की, और पहली बार था जब लगातार 2 कार्यकाल में उनको मंत्री नहीं मिल पाया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने रुद्रप्रयाग को ये मौका दिया है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग ही नहीं, पूरे चमोली ज़िले को, रुद्रप्रयाग ज़िले को, और जहाँ तक संभव हो सके प्रदेश को भी जो है मैं कुछ सेवा अपनी दे सकूं, इस बात के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। 38 साल पीछे चलिए, फ्लैशबैक पे चलते हैं। जी 1988 ग्राम प्रधान थे आप तब। जी हालांकि ये कहावत बड़ी मशहूर है गांवों में कि भाई ग्राम प्रधान जो है भाई वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। जी गांवों के लिए एक ठसक रहती थी, हनक रहती थी प्रधान की भी। तमाम लोग काम करवाने आते थे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता था कि प्रधान जी मेरा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। अब 38 साल बाद अब वहीं से कैबिनेट मंत्री हो गए हैं भरत सिंह चौधरी। तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अगर जब पहला दिन जब याद करते हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो पहला दिन है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज कहाँ पर नजर आया आपको? देखिए 38 साल पहले मैं 28 साल की उस समय मेरी उम्र थी। आज 28 साल में प्रधान हो जाना बहुत स्वाभाविक सा लगता है, लेकिन उस ज़माने में मैं पूरे ब्लॉक में सबसे कम उम्र के प्रधानों में से एक था। और एक उत्साह, एक उमंग जो उस समय थी, कमोबेश मंत्री बनने पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैं मंत्री बना तब मुझे इस बात का भी बहुत एहसास था कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अब मुझे निभानी होगी। लेकिन ग्राम प्रधान जब मैं बना था वो वक्त ही कुछ और था, 28 साल की उम्र, और एक आदमी जो लॉ ग्रेजुएट हो, आज के ज़माने में तो लगभग सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस ज़माने में 10-5 गाँव में ही एक आध कोई ग्रेजुएट हुआ करता था। तो उस नाते वो वक्त ही कुछ और था। और आज चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हों, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हों, जिम्मेदारियां तब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, इस बात का एहसास है मुझे। लेकिन लगातार 5 हार, इतने में तो आदमी बोरिया बिस्तर बांध के चले जाता है। 5 विधानसभा में किस्मत आजमाई आपने, 5 बार चुनाव लड़े, देखिए लेकिन 5 बार हार गए। तो ऐसा क्या था भरत सिंह चौधरी के अंदर कि वो छठे चुनाव के लिए फिर खड़े हुए? या वो अवसरवादिता थी या दृढ़ संकल्प था, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन जब आप भाजपा में गए तभी आपका जीत का जो पिटारा है तभी खुला। देखिए, मैं जिस दिन भाजपा में गया उस दिन मैंने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा था कि मैं किसी अपेक्षा के चलते भाजपा में नहीं आया हूँ। मैं 5 बार चुनाव हार चुका हूँ। मैंने अपने प्रारब्ध को कमोबेश स्वीकार कर लिया है, और अब मैं महज राजनीति में इसलिए हूँ क्योंकि सेवा का विकल्प मैंने अपने शुरुआती दिनों में चुना था, और अब उस उम्र में मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं किसी नौकरी में चला जाता, किसी व्यवसाय में चला जाता। तो इसलिए जनता की सेवा में रहना लेकिन है। आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स की बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि जैसे हम समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, लोहियावादी विचारधारा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की भी अपनी विचारधारा रही है, कांग्रेस की भी अपनी विचारधारा रही है, लेकिन
अब मौजूदा वक्त की जो राजनीति है उसमें अक्सर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे लोग सीटीसी देख के जॉब चेंज करते हैं वैसे ही राजनीति में भी अफसर देखकर इधर से उधर छलांग लगाते हैं। देखिए ऐसे में इस वक्त की राजनीति और 38 साल पुरानी राजनीति जो आपने शुरू करी उस पर क्या फर्क देखते हैं? देखिए मैं विचारधारा के स्तर पे अगर आप बात करें तो 1977 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ये शुरुआत आप कह रहे हैं कि इसी विचारधारा से हुई, पूरी तरह से कांग्रेस में क्यों चले गए फिर? सक्रिय रहा। देखिए आपको शायद कहीं आपने पढ़ा हो कि 1982 में एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, जिसमें स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बीच की उनके अहम का वो बीच में आपस बड़ा में टकराव था और वहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, गढ़वाल की अस्मिता का सवाल है और वहाँ अधिकतर लोग अपनी दलगत प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके जो है लामबद्ध हो चुके थे, या तो कांग्रेस के पक्ष में या बहुगुणा जी के पक्ष में। तब हम बहुगुणा जी के साथ खड़े रहे। बाद में बहुगुणा जी कांग्रेस में चले गए, हम भी उनके साथ कांग्रेस में चले गए। तो आप ये कह सकते हैं कि लेकिन फिर आप तिवारी जी के साथ चले गए थे, तिवारी जी कांग्रेस से टूटे, आप तिवारी जी के साथ चले गए, फिर एनसीपी में रहे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए। तो ये तमाम जो क्योंकि आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिक्स होती है कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भरत सिंह चौधरी हमेशा पार्टियां बदलते रहे। देखिए मैंने पार्टियां तो ये गढ़वाल के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी या खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी? सच्चाई ये है कि मैं पूरे 5 साल पार्टी में रहा और आखिरी दिन जब पार्टी ने मुझे टिकट से महरूम कर दिया, कांग्रेस ने, तो सिर्फ इसलिए मुझे एनसीपी के टिकट पे चुनाव लड़ना पड़ा, वरना एनसीपी में मैं कभी भी नहीं रहा। महरूम क्यों किया? हो सकता है कांग्रेस को ये लगा हो कि कोई और जिताऊ कैंडिडेट उसके पास हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे वो बुरी तरह से परास्त हुए। 9000 से अधिक वोट कभी भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी रुद्रप्रयाग में ला नहीं पाया 2012 से पहले। पहली बार था 2012 में हरक सिंह रावत जी जो है वो लगभग 14,000 वोट उस चुनाव में आप भी थे? लाए। हाँ, उसमें मैं भी था और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 8,000 वोट लाया था। और उस चुनाव को लड़ने के पीछे बड़ा कारण यही था कि हरक सिंह रावत जी ने मुझे चुनौती दी थी कि तुम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 3,000 से ज़्यादा वोट नहीं ला सकते हो। तो उस चुनौती को मैंने आपने दिल पे लिया, उस चुनौती को स्वीकार किया और 8,000 वोट लोगों ने मुझे दिए। मैं जनता से, जहाँ तक बार बार चुनाव लड़ने की बात है, तो कभी भी जनता ने मुझे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। किसी भी चुनाव में अगर जनता मुझे पूरी तरह से खारिज कर देती तो शायद मैं चुनाव लड़ने का इरादा ही छोड़ देता। लेकिन 2013 में जब आपने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, क्या कारण था उस टाइम? क्योंकि क्या लग रहा था कि मोदी इरा शुरू हो चुका है? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जीत की गारंटी है, क्या लगा था उस टाइम? नहीं, उस समय ये बिल्कुल ऐसा लोगों को लग सकता है और ऐसा लगने के पूरे कारण भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, कांग्रेस में बार बार आना जाना, आना अंदर बाहर, इस सब से मैं ऊब चुका था। कांग्रेस की राजनीति से पूरी तरह से ऊब चुका था। और जैसे मैंने आपसे आपने कहा पार्टी के कि शीर्ष नेताओं को कांग्रेस में बताया, आपने अपनी पीड़ा आपने रखी? नहीं, मैं कांग्रेस में उस दिन था ही नहीं जिस दिन मैं बीजेपी में आया, क्योंकि उससे पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ चुका था। तो कांग्रेस तो वैसे ही मुझे पार्टी से बाहर कर चुकी थी, तो मुझे किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपने शुरुआती दिनों में लगभग 5 साल, पूरे 5 साल मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दिए थे। तो विचारधारा के स्तर पर
वो बीज कहीं न कहीं मेरे ये आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि मन कहीं में ना कहीं मेरी पाठशाला जो रही वो एबीवीपी रही, जी, लेकिन उसी समय कांग्रेस के नेताओं के बयान ये बड़े वायरल हुए जब उन्होंने कहा कि भाई भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसके डब्बे तो कांग्रेस के ही हैं, तमाम जो आधे से ज़्यादा जो कैबिनेट है धामी सरकार में वो सब कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेसी रहे हैं, अब भाजपा में हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी अभी अपने आप को कांग्रेस का ही डब्बा मानते हैं डबल इंजन सरकार में? देखिए, अगर कांग्रेस का इन सब बातों से दिल बहलता हो हुँ, तो मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि हमको कभी सरकार में तो आना नहीं है, तो इसी बात से वो संतोष कर लेते हैं कि जो लोग कभी हमारे साथ थे हुँ। आज वो सरकार में वो हैं। कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है। अ, वो कह रहे हैं कि इस बारी भाई कांग्रेस आ रही है। 2022 में भी आने वाली थी, हरीश रावत जी का हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा 2022 में भी कांग्रेस आने वाली थी, लेकिन उस टाइम कहीं न कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, पोलराइजेशन जो हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अचानक से उछाल दिया गया जिसमें सत्यता नहीं थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस जो है बिल्कुल समझ लीजिए जीत की हैट्रिक नहीं लगाने देगी बीजेपी को। देखिए और कांग्रेस आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भूल जाए। देखिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है आपस में एक दूसरे को निपटाने के लिए। ऐसा है? अभी तक उनकी तैयारी किसी भी स्तर पे हुँ, इस बात के लिए तो दिखती नहीं है कि वो भाजपा का मुकाबला कहीं करने चले हैं। हुँ, मैं समझता हूँ कि जो भानुमति का कुनबा हुँ। इस समय कांग्रेस ने जोड़ा है। वो कुनबा कौन है वो? अभी देखिए एक तो पिछली बार ही कांग्रेस भाजपा से हुँ, धक्के मार के उनको निकाला गया हुँ, और आज वो सर्वे सर्वा वहाँ बने हुए हैं। हुँ। तो उनके चलते कांग्रेस में कोई पनप जाए इस बात की संभावना दूर दूर तक आप नहीं हरक है। सिंह रावत की बात कर रहे हैं? उनके क्योंकि भाजपा से मैं किसी की बात कांग्रेस में वही आए हैं। मैं किसी की बात नहीं कर गणेश रहा गोतियाल हूँ। आए नहीं हैं, आप प्रीतम सिंह आए नहीं हैं। आप निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, जनता भी देख रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व हाँ। जिसको वो कहते हैं उत्तराखंड में नहीं, कह रहे म गढ़वाल का लाल म गणेश म गोतियाल म जिसके हाथ में कमान है, कहा जा रहा है कि उनका जो पब्लिक से जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है। गणेश गोतियाल जो है पहाड़ के लाल वो हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए वो लोकसभा चुनाव में दिख चुका है कि वो कितने लाल हैं, कितने पीले हैं। कितनी बुरी शिकस्त उनकी लोकसभा के चुनाव में हुई और आज की तारीख में उनकी जितनी एनर्जी है, व्यक्तिगत रूप से मैं गणेश गोदियाल जी का हाँ, बहुत सम्मान करता हूँ और कांग्रेस के ज़माने में वो मेरे बहुत बड़े हितैषी रहे हैं। मैं भी उनका हितैषी हूँ। इस स्तर पे नहीं कि वो चुनाव जीत जाएँ, लेकिन किस स्तर पर? इस स्तर पे कि कम से कम जो लोग उनकी जीत की आज कामना करें। जो कांग्रेस में गए हैं हाँ, उनके इतने भी बुरे हाल न करें, हाँ। इतने भी बुरे हाल न करें कि 6-6 महीने उनको अध्यक्ष बने हुए हो गए और अभी तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए। वो हुँ, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो पहले वो अपने आजकल उनकी परिवर्तन यात्राएँ चल हुँ, रही हैं। 6 महीने में वो अपने संगठन में तो परिवर्तन कर नहीं पाए, हुँ। उत्तराखंड में परिवर्तन करने चले हैं। इस भरोसे बैठे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते जनता उनको वोट दे देगी। जनाब वो दिन लद गए हाँ, जब लोग अवेयर नहीं थे इन चीज़ों से। आज सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। हाँ, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की, हर गतिविधि पे हर आदमी की नज़र है। हाँ। आज परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है और जो परफॉर्म करेगा उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बताऊं एंटी इनकम्बेंसी की, मुझे 2017 में 29,333 वोट पड़े हुँ। और वो 2022 चुनाव तक जीते आप मैं अच्छे वोटों से। लगभग 15,000 वोट से मैं चुनाव हुँ, जीता। 2022 तक आते आते कम से कम 5-6 हज़ार लोग उन वोटरों में से ऐसे थे हुँ, जो मुझसे नाराज हो गए थे, हुँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग
नए जुड़ गए थे मेरे नाराज क्यों हो जाते हैं वोटर? परफॉर्मेंस। ये नाराज अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और ख़ास तौर पे मुझ जैसे व्यक्ति अभी से तो अपेक्षा और बढ़ गई होगी, जो अब मंत्री जो भी हो गए जो आप। जो 25 सालों से चुनाव लड़ रहा था और 25 साल से लोग उसके साथ खड़े थे, एकाएक वो विधायक बन गया, तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं, करना आपने किसी। कहीं ना कहीं आपका एक नारा बड़ा हुआ, आपने जो बताया कि या तो भाई मेरी अंत्येष्टि कर दो या तो मुझे जिता दो, वो मामला क्या था वो थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने ये कहा कि 5 चुनाव मैंने लड़े और किसी भी चुनाव में जनता ने मुझे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। अच्छे वोट दे करके जी जो से है थोड़ा दूर रख लेते थे आपको, जीत से न 2-4 हज़ार वोट दूर न कर देते जीतने देते थे, न घर बैठने देते थे। अगर जनता ने मुझे किसी एक चुनाव में खारिज कर दिया होता हाँ। तो शायद मैं घर बैठ गया होता, दूसरा कोई रास्ता चुन लिया होता, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदें हमेशा कायम रखी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिस पृष्ठभूमि से, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से मैं चल करके आया हूँ, वहाँ से अगर मैं 5 बार हारने के बाद चुनाव जीता हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि न मेरे पास कभी पैसा था, न मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ही। लेकिन 7 चुनाव आप लड़े हैं, विधानसभा के 7 चुनाव, और आज के दौर में कहा जाए कि एक चुनाव लड़ना ही भाई लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जी। और आप उस दौर में जब कहें कि 7 चुनाव मैंने लड़ लिए, पैसा नहीं था, तो जनता को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, 1996 के चुनाव की बात थी। बैजरों में मैं भाषण दे रहा था, और जब मैं आधे घंटे का मेरा भाषण था, तो लोग आ करके कोई मेरी जेब में 10 रुपए डाल जाता था, कोई 20 रुपए डाल जाता था, कोई 50 रुपए डाल जाता था। इतनी लोगों को सहानुभूति थी कि एक नौजवान जो है वो विधानसभा में, उस समय उत्तर प्रदेश का ज़माना था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना चाहता है, जाने डिज़र्व करता है जाना, लेकिन क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो इस तरह से लोगों ने मेरी मदद करी। उस मदद के सहारे मैं सर्वाइव करता ये रहा। चलिए, यूपी की विधानसभा में तो आप नहीं घुस पाए, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में जरूर एंट्री करवा दी उस जनता में। ऐसे में सवाल अक्सर ये राजनीतिक गलियारों में बड़े आम होते हैं कि जो कांग्रेस से जो नेता भाजपा में गए हैं, उनका वो मार्जिन, या आप कहेंगे उनको वो वक़्त नहीं है उस पार्टी में, और यही रीज़न है कि सतपाल महाराज एक बड़ा चेहरा था, बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा नाम है सतपाल महाराज का, मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में कहा जाता है कि जो तमाम जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में चले तो गए, लेकिन उनको वो राजनीतिक हैसियत नहीं मिल पाई। देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या कांग्रेस का कोई नेता क्या मुख्यमंत्री बन सकता है भाजपा में जाने के बाद? क्या असम का उदाहरण आपके सामने नहीं है? ममता विश्व शर्मा कांग्रेस से आकर के भाजपा में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो भरत सिंह चौधरी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मेरे पास मुख्यमंत्री बनने के लिए न तो समय है, न मुख्यमंत्री बनने के लिए समय है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी अभी अगले 10 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये बात मैंने कई मंचों से कही है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कर चुका हूँ ये। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तभी मैं भविष्यवाणी कर चुका था, कांग्रेस को आश्वस्त कर चुका था। जब वो हर बार एक ही बात कहते थे कि भाजपा ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि अगले 15 साल तक हम मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाले हैं। तो इन 15 साल में भरत सिंह चौधरी का नंबर नहीं आएगा फिर? भरत सिंह चौधरी ने कभी सोचा ही नहीं है। मैं सोचा तो कैबिनेट मंत्री बनने के बारे में भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी, कहते हैं भाजपा में सब संभव है। देखिए, भाजपा में जब क्या हो जाए कांग्रेस का युग था, हाँ,
जब कांग्रेस का युग था, जब कांग्रेस हुआ करती थी, हम्म, आप इतिहास पढ़िए 1952 से लेकर के 1975 तक, हम्म, तो आज लोग कहते हैं कि भाजपा में सब कुछ संभव है। अरे कांग्रेस में तो सब कुछ ही संभव था, कुछ भी हो सकता था कांग्रेस में। उसके हिसाब से अगर आज आप भाजपा में देखेंगे तो भाजपा तो परफॉर्मेंस के आधार पे निर्णय लेती है। कांग्रेस कैसे उसकी निर्णय लेती क्षमता थी? कांग्रेस में तो परफॉर्मेंस बेस्ड निर्णय। देखिए आपको एक बार एक बहुत प्रसिद्ध स्पीच थी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, कि इंदिरा जी जब कोई पौधा लगाती थी तो हर 10-15 दिन में उसको उखाड़ के देखती थी कि कहीं इसने जड़ें तो नहीं पकड़ ली हैं। तो उस तरह की घुटनों की राजनीति, उस समय एक टर्म बहुत फेमस हुआ करता था कि घुटनों की राजनीति कांग्रेस में होती है, जिसका कद इंदिरा के घुटनों से ऊपर हो जाए उसको उसकी गर्दन कलम कर दी जाती थी, मतलब राजनीतिक रूप से। तो बीजेपी आज की कांग्रेस बदल गई है। आज कांग्रेस है कहाँ, ढूंढे से तो मिल नहीं रही है। किसी एक प्रदेश में बड़ी 19 मुश्किल विधायक से हैं। एक हिमाचल 19 प्रदेश, विधायक हैं कांग्रेस के। 19 विधायक हैं कांग्रेस हैं, के। लेकिन होड़ लगी है 19 के 19 में भाजपा में आने के लिए, इतने आतुर हैं। आए दिन कुछ आपके पुराने साथी भी हैं उसमें। देखिए मेरे इस समय जो भाजपा में है उनमें कुछ मेरे साथी उस रूप में तो हैं पार्टी के रूप में, लेकिन विधायक के रूप में। बधाई देने आए आपको मंत्री बनने के बाद? हाँ बिल्कुल, सभी आए? बिल्कुल सब तो नहीं आए, लेकिन अधिकतर लोगों ने बधाई दी है, चंद एक लोगों को छोड़कर। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कई नेता और विधायक जो हैं वो अपना पाला बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में एक खतरा और है। भाजपा के जो जमे जमाए कार्यकर्ता है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कोई पैराशूट कैंडिडेट आए और हमारा टिकट खा जाए, जैसे हुआ आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ कतई कई नहीं, कि कतई नहीं। आपने जब चुनाव लड़ा कांग्रेस से, आपने जैसा बताया कि कांग्रेस ने आपसे वादा किया कि भरत सिंह चौधरी जी आप तैयारी कीजिए आपको टिकट मिलेगा, और ऐन वक्त में आपका टिकट काट दिया गया और कहीं ना कहीं उसने आपको निराश भी किया, फिर आप चुनाव लड़े भी नहीं थे। भाजपा कभी किसी से वायदा नहीं करती है टिकट की, लेकिन कांग्रेस करती है। कांग्रेस करती है। कांग्रेस एक सीट पे 10-10 लोगों को टिकट बांट के रखती है चुनाव से पहले, और यही परिणाम है कि वहाँ सिर फुटोवल जो है वो इस स्तर पे होता है। भाजपा कभी किसी को टिकट का लेकिन आश्वासन नहीं रुद्रप्रयाग से देती टिकट है। और भी मांग रहे हैं और भी दावेदार हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, भाजपा विनेबिलिटी के आधार पे टिकट देती है, जिसकी विनेबिलिटी होगी, जिस कार्यकर्ता के। और जब हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी विनेबिलिटी है, तो क्यों हम उस सीट पे। लेकिन रुद्रप्रयाग से और भी टिकट मांग रहे हैं लोग, और कहा जा रहा है कि भाई भरत सिंह चौधरी क्योंकि कैबिनेट का पद मिला है, पोर्टफोलियो बड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भरत सिंह चौधरी भी अभी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं लगातार। ऐसे में और लोग भी जो जो दावेदार टिकट मांग रहे हैं भाजपा से भी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए प्रजातंत्र में क्यों लगता है कि भरत सिंह चौधरी को टिकट मिलना चाहिए नहीं, फिर? प्रजातंत्र में हर एक को हक हासिल है टिकट मांगने का या चुनाव लड़ने का। भरत सिंह चौधरी को क्यों टिकट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है, मेरे पास पूरे रुद्रप्रयाग विधानसभा का एक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। उसमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं अभी जो पाइपलाइन में अधूरे हैं। अभी मुझे वेटनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है, अभी मुझे डेयरी कॉलेज की स्थापना करनी है अपनी विधानसभा में। समय है इतना? क्योंकि चुनाव से एन वक्त पहले आपको इ- कैबिनेट का इ- पोर्टफोलियो मिला है, इसीलिए ऐसे में तो कहा जा रहा है कि समय बहुत कम है। इसीलिए तो मुझे और 5 साल की दरकार है कि मैं उनको भी पूरा कर सकूं। जनता इसीलिए से तो या मैं पुष्कर सिंह धामी से भी दरकार है? देखिए अब जनता ये तो चुनकर तो विधायक बनाएगी, जी लेकिन जी मंत्री तो पुष्कर सिंह धामी बनाएंगे आप। नहीं अगर जनता मुझे चुन करके विधायक बनाएगी तो विधायक के हैसियत से भी काम करवाने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरी बार का विधायक होने के नाते इतनी क्षमता तो मेरी रहेगी कि विधायक के रूप में भी मैं ये काम करवा सकूं अपने क्षेत्र के।
और जब मैं मंत्री नहीं था तब भी मैंने जो काम करवाए हैं उसी की बदौलत थी कि 2017 की तुलना में 2022 में मुझे और ज़्यादा वोट पड़े, जबकि आपकी पत्रकार बिरादरी ने तो मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ऐसा क्यों? किसने खारिज किया भाई भरत सिंह चौधरी जी को? बता दीजिए, किसने खारिज किया? नहीं, देखिए बहुत सारे उस समय ऐसे लोग थे पत्रकारिता में जिन्होंने कहा कि भरत सिंह चौधरी जीत ही नहीं सकता है, टिकट ही नहीं मिल 2022 का सकता चुनाव? है। 2022 में, उससे पहले चुनाव जीत चुके थे, तो 2017 2022 को में। लेके ऐसी ऐसी आकलन क्यों किया गया कि चुनाव नहीं जीत सकते? देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ अपेक्षाएं समाज की होती हैं, कुछ व्यक्तिगत अपेक्षाएं होती हैं। व्यक्तिगत रूप में मुझे 2017 में विधायक बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुछ व्यक्तिगत अपेक्षाएं भी रही हों जो मेरे लिए पूरी कर पाना संभव नहीं था एक विधायक की हैसियत से। वो मैं नहीं कर पाया, ईमानदारी से कहूँ अब तो ताकत बढ़ी है, कैबिनेट मंत्री हैं, अब कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं पावर भी बढ़ी है। लेकिन ऐसे में ज्यादा बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। मैं एक बात के प्रति हमेशा आश्वस्त हूँ, आप चुनाव जीतें चाहे हारें, लेकिन चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाने का मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहा। लोगों ने चुनाव में शराब, पैसा, बहुत सारे हथकंडे अपनाए। मैंने इन चीज़ों से तभी शायद 5 चुनाव लगातार हारे, हमेशा परहेज रखा। तभी चुनाव हारे भी हैं 5 हाँ, लगातार। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि वो मेरी मजबूरी भी थी कि मेरे पास था भी नहीं, लेकिन अगर मेरे पास होता भी तो शायद मैंने उनसे परहेज किया होता। मैं आज भी परहेज करता हूँ। आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे विवेकाधीन को उसको देखकर को देख लीजिए, चाहे विधायक निधि को लेकर के आप देखेंगे, तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि पूरी पारदर्शिता से और पूरी ईमानदारी से उसको तकसीम किया 10 में से जाए। कितने नंबर देंगे अपने कार्यकाल को ईमानदारी से? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परफेक्शन इज नोवेयर। मैं ये कहूँ कि 10 में से 10 नंबर तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। आई एम नॉट ए यूटोपियन थिंकर कि मैं कोई यूटोपिया में जी रहा लेकिन जब हूँ, आत्ममंथन करते हैं लेकिन अपने काम मैं का, ये मानता हूँ कि अगर मुझे नंबर देने पड़े तो 8 तो मैं ज़रूर दूंगा अपने आप को। और धामी सरकार के कार्यकाल को? देखिए धामी जी के कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि अभी तक 40-42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितनी भी सरकारों के कार्यकाल देखे हैं, उनमें सबसे अच्छा कार्यकाल मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि लगभग 35,000 लोगों को इस कार्यकाल में नौकरियां मिली। और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि 35 लोगों ने भी आज तक ये शिकायत नहीं की कि कहीं पर लेन देन हुआ है या कहीं पे फाउल प्रैक्टिस। लेन देन को लेकर शिकायत तो नहीं करी, लेकिन पेपर लीक का मसला बड़ा छाया पेपर हुआ। लीक हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसकी जिस पहले पेपर लीक होते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। पहले लीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, पहले ही जो है खर्ची पर्ची से सब हो जाता था। अब अगर पेपर लीक हुए हैं तो उसके उपाय भी ढूंढ लिए गए हैं। देश का सबसे सख्त कानून उत्तराखंड में बना है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले भविष्य में कोई हिमाकत नहीं कर सकता। उत्तराखंड की जेनजी से क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड एक अगर आप देखें तो पूरे देश में लिटरेसी रेट में हम दूसरे नंबर पे हैं केरला के बाद। बल्कि कभी-कभी तो मुझे लगता है कि लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में हम थोड़ा सा पिछड़े दिखाई देते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की भी अगर आप बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन में तो हम नंबर 1 ही मैं अपने को तमाम मानता हूँ, तमाम उत्तराखंड को भरत सिंह मानता हूँ। चौधरी जी, क्योंकि तमाम हम देखते हैं गाँव में, क्योंकि आप गाँव से आते, ठेठ गाँव से आते हैं विधायक, तो ऐसे में एक सवाल बड़े उठते हैं कि गाँवों में स्कूल बंद हो रहे हैं। जी, आपके भी आसपास भी कहीं ऐसे होंगे, आप बिल्कुल देखते होंगे कि स्कूल बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो थी, देखिए मूल जिनके पीछे पूरा आंदोलन छिड़ा, कहीं ना कहीं वो ये नगण्य हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि सरकारी स्कूल बंद होना, लेकिन एक चीज़ आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, स्कूल बंद होने की वजह से किसी का स्कूल जाना बंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्कूल बंद हो गया, इस वजह से कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई आ नहीं रहा है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर स्कूल इसलिए बंद हो रहे होते कि वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो शायद ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती। लेकिन कम से कम ये संतोष करने वाली स्थिति है। मैं स्वीकार करता हूँ कि सुधार की गुंजाइश है। सरकारी स्कूलों का फिर से और सरकारी अस्पतालों का वो इकबाल फिर से कायम होना चाहिए जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, या मैं कहूँ हमारे ज़माने में था, वो फिर से होना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? इन जो 26 सालों का हमारा इतिहास है उत्तराखंड का, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन है? देखिए, ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। मैं ये ऐसे नहीं है कि आप धामी कैबिनेट में हो। ये सवाल मुझसे कई बार कई पत्रकारों ने पूछ लिया है, और मैंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है कि नारायण दत्त तिवारी जी से बढ़कर अनुभव किसी के पास नहीं था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का अभी बहुत कुछ आना शेष है। हिज बेस्ट इज येट टू कम। अच्छा, अभी उनके पास अभी आप लंबा कह रहे हैं कि समय, सीख रहे हैं। अभी लंबा समय है, और इन 5 सालों में उन्होंने जिस तरह से प्रदेश को चलाया है, निश्चित रूप से वो नारायण दत्त तिवारी जी के नक्शे कदम पे ही प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, छोटे सवाल लेते हैं, छोटे जवाब रखेंगे। जनता के कुछ सवाल हैं। रुद्रप्रयाग की 3 सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं जिन्हें आप मंत्री बनने के बाद सबसे पहले हल कर रहे हैं? रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी समस्या जाम को लेकर के थी रुद्रप्रयाग में, और मुझे खुशी है कि इसी 30 अगस्त को हम जो है जो सबसे बड़ी टनल बनी है रुद्रप्रयाग में 960 मीटर की, और अलकनंदा पे जो नई टेक्नोलॉजी का एक पुल बना है, 30 अगस्त को उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है कोटगी में, उसकी अप्रोच को लेकर के था। उसमें भी हमने टेंडर लगा दिए हैं। अलकनंदा नदी पे जो है विश्व बैंक की मदद से हम एक 100 मीटर स्पान का पुल लगाने जा रहे हैं। वो भी समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। और तीसरी मेरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बड़मा में वेटनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के है। उसके लिए जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ तक हमने अप्रोच कर ली है। वहाँ तक हमारे पेपर पहुँच चुके हैं। बहुत जल्दी उनका विज़िट होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो भी समस्या हल होगी। केदारनाथ यात्रा से करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था बनती है, क्या उसका पूरा लाभ स्थानीय युवाओं और व्यापारियों तक पहुंच रहा है? पूरा कहना कठिन है, लेकिन बहुत लाभ स्थानीय युवाओं को हो रहा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। पलायन, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 4 मुद्दों में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है मंत्री बनने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से पलायन पे हम पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि एमएसएमई और रीप, एनआरएलएम, यूएसआरएलएम के ज़रिए जो है हम स्थानीय जो लोग हैं, युवक युवतियाँ हैं, उनको स्थानीय स्तर पे रोज़गार मुहैया करवा सकें ताकि पलायन पे रोक लग सके। आपको ग्रामीण विकास, एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग जैसे अहम विभाग मिले हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए आपकी सबसे बड़ी योजना क्या होगी?
देखिए, उत्तराखंड के युवाओं से मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अब वो समय निकल चुका है जब हर एक को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद हो। अब हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, स्वरोज़गार की तरफ बढ़ना चाहिए और उसमें प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना और उसके अलावा भी बहुत सारी स्वरोज़गार की योजनाएँ हमारे प्रदेश में संचालित हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जगह-जगह सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं, उसके ज़रिए भी अच्छी आमदनी यहाँ के युवा कर रहे हैं। 100 दिन बाद जनता आपके काम को किस एक फैसले के लिए याद रखे? देखिए, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो बहुत जो भी होगी, निश्चित रूप से कम अगले 5 साल तो पूरा उत्तराखंड याद रखेगा। एक वीडियो में आपने अधिकारियों को कड़ी भाषा में फटकार लगाई, जो काफी वायरल हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये जनता के लिए खड़े होने वाले नेता है, तो कुछ ने कहा कि जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आज इसे किस तरह से देखते हैं घटना को? देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर हुआ जिनसे बचा जा सकता था, बचा जाना चाहिए था, बचा जाना चाहिए। मैंने उस बात को कई जगह स्वीकार भी किया है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी दिखाया गया था, वो आंशिक रूप से था और क्योंकि वो बात मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं, लगभग 3000 लोगों की उपस्थिति में कही थी। अगर वो बात इतनी भी खराब होती, तो शायद वहाँ पर भी उसकी प्रतिक्रिया आती। एक लेकिन विधायक मैं हम्म। निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर के सावधानी बरती जानी चाहिए। विधायक से मंत्री बनने के बाद क्या आपको लगता है कि अधिकारी जनता की बात जल्दी सुनते हैं, या कभी-कभी सख्ती दिखाना भी जरूरी होता है? देखिए, अधिकारी और जनता और जनप्रतिनिधि सबको अलग-अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं अधिकारी भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं जिसके हम होते हैं और एक व्यक्ति के रूप में जो कमियाँ, खूबियाँ हमारी होती हैं, वो किसी अधिकारी की भी हो सकती हैं, जनता की भी हो सकती हैं। तो इसके लिए कोई एक मानदंड तय करना संभव नहीं है, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए हर तरह की अ, स्थिति आ सकती है। अगर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रप्रयाग के लिए सिर्फ एक मांग रखने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? निश्चित रूप से बड़मा में वेटनरी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एक आखिरी रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं। जो नाम मैं लूंगा, जो भी चरित्र आपके सामने हो, जो भी इमेज हो, या जो भी आपके माइंड में हो व्यक्ति के बारे में, हुँ, वो आपको बोलना है। और बिल्कुल समय नहीं लेना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे पहाड़ों में लिखा होता है, जी, वो जी, हमें बिल्कुल नहीं करना है। जी। पुष्कर सिंह धामी। बहुत ही कामयाब। नरेंद्र मोदी। युग पुरुष। रुद्रप्रयाग। मुझे गर्व है। केदारनाथ। बाबा केदार सबके पालक हैं। पलायन। रुकना चाहिए, बेरोजगारी। हटनी चाहिए। विपक्ष। विपक्ष को रचनात्मक होना चाहिए। गणेश गोदियाल। एक अच्छा व्यक्ति गलत स्थान पर, गलत पार्टी में, हरक सिंह रावत। अप्रासंगिक, महेंद्र भट्ट। एक आम आदमी से उठ कर के
पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड का जैनजी, देश के सबसे समझदार और पढ़े लिखे जनजी में से एक। कैमरे पर एक लाइन में बता दीजिए, 2027 में जनता भाजपा को वोट भरत सिंह चौधरी के काम पर देगी या सिर्फ कमल के चुनाव चिन्ह पर? दोनों पर। हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में बताइए, क्योंकि भाजपा में अक्सर कहा जाता है कि संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है और कमल के चुनाव पर जो भी, कमल के चुनाव चिन्ह पर जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीत जाएगा। ऐसे में मेरा सवाल इसलिए भी है कि कमल के चुनाव चिन्ह पर या भरत सिंह चौधरी के फेस वैल्यू पर, क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या देखिए, मैंने अभी तक इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं पाली। निश्चित रूप से बीजेपी। अगर 5 साल बाद भी रुद्रप्रयाग के युवा पलायन करते रहे तो क्या आप इसे अपनी राजनीतिक असफलता मानेंगे? देखिए, क्या ये भी रैपिड फायर में है? नहीं, आप बताइए, 2 लाइन में दीजिए, 3 मैं 2 लाइन। लाइन में जवाब देता हूँ आपको। पलायन पे मेरा टेक हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स रहा है। मैं वो घिसी पिटी बातों को दोहराने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है पलायन 2 किस्म का है। एक है माइग्रेशन और एक है हाइबरनेशन। जो परमानेंट माइग्रेशन है, आपने देखा होगा कि अभी तक उत्तराखंड से जो भी लोग आए हैं, जिन्होंने भी, जहाँ भी, जिस भी शहर में पलायन किए हैं, कोई झुग्गी बस्तियों में नहीं रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने मकानों में रहते हैं। और अच्छे के लिए जितने लोग पलायन करके आए हैं, जितने लोग आज देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, वो कभी न कभी उत्तराखंड से पलायन करके आए हैं। एक पलायन तो इस तरह का है, और एक पलायन वो है जो मजबूरी में, जब कोई विकल्प नहीं रहता है, तब लोगों को करना पड़ता है। उस पलायन को मैं रोकने का पक्षधर हूँ। लेकिन जंगली जानवरों के जो हमले हैं, गुलदार के हमले हैं, जो भालुओं के हमले हैं, ये एक बड़ी पहाड़ों में समस्या बनी हुई है। हमने अक्सर देखा कि पौड़ी क्षेत्र में भी गुलदार ने निवाला बना दिया किसी को। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो मन बड़ा आहत होता है। तो एक मंत्री के तौर पे नहीं, एक रुद्रप्रयाग के विधायक के तौर पर क्या ठोस आपके पास ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। मैंने फॉरेस्ट वालों से भी कहा है कि जो वाइल्ड एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने की दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। लोगों को भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारे उपाय जैसे अभी कर भी रहे हैं। और आपने एक चीज़ और इस दौरान देखी होगी कि जिस तरह से 2014 के बाद लगभग हर घर में शौचालय बने हैं, थैंक गॉड कि उसकी वजह से भी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। अदरवाइज ये घटनाएं और बड़े पैमाने पे हो सकती थी, जिस तरह की परिस्थितियां पहाड़ में होती थी। तो उसी तरह के अगर अन्य उपाय भी किए जाएं तो निश्चित रूप से इनको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको जिसको कहते हैं ना न्यूनीकरण, उनको कम किया जा सकता है और कम किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार भी सजग है। बहुत स्तर पे उस पे विचार हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसके परिणाम भी निकलेंगे। ये थे हमारे साथ धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी, जिनके पास 3 अहम विभागों की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि इन विभागों के माध्यम से ये पलायन और रोजगार जैसी जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको, जो दर्द है पलायन का, उसको दूर कर पाएं, कम कर पाएं और कहीं ना कहीं इन विभागों के माध्यम से उन तमाम युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट कर पाएं
जो एक अदद रोजगार का सपना देख रहे हैं। साथ ही चुनौती कई है, क्योंकि जनता की उम्मीदें कहीं ना कहीं अपने विधायक जी नहीं बोलेंगे, मंत्री जी से बढ़ गई है। मैं सुनिए सरकार के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।